हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल का पीवाईक्यू सीरीज। और इस सीरीज में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के क्वेश्चन बैंक से रिवीजन करने वाले हैं। हाल ही में इस बुक को लॉन्च किया गया है और इस बुक में 2011 से लेकर 2023 तक के बिहार एसएससी के द्वारा जो भी एग्जाम हुआ है, इंटर लेवल हो चाहे वो सीजीएल हो, सभी का पीटी मेंस परीक्षा का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें इंटर लेवल का पीटी और मेंस 9 सेट है और सीजीएल का पीटी और मेंस मिलाकर के 9 से यानी कुल 18 सेट इस बुक में दिया गया है। इस बुक से हम एक सेट का रिवीजन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर वीडियो देख लीजिए। एक सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया और आज हम लोग इसमें सेट नंबर 2 का रिवीजन करने वाले हैं। और ये जो सेट 2 है यह बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है और यह परीक्षा 5/2/2017 को हुआ था। इसी का आज यह प्रश्न है, मेमोरी बेस्ड प्रश्न है। तो हम लोग आज इसी का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए हम लोग आज शुरुआत से सभी प्रश्नों का विस्तार से डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखने या फिर उसे हल करने से आपको आने वाले एग्जाम में तैयारी करने में काफी मदद मिल जाता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग योजना की शुरुआत 1995 में किया गया था। भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत किया गया था, जिसे NHAI कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। उसके पश्चात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर गुजरात है। कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित देख लेते हैं कि NH1 श्रीनगर से लेह तक जाता है। NH2 डिब्रूगढ़ से असम से तुइपांग मिजोरम तक जाता है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इसमें सभी महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है बता दिए हैं। अगला है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता या फिर समाप्त होता है, जिसकी कुल लंबाई 4112 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH118 और NH548 है। NH118 झारखंड में है और NH548 महाराष्ट्र राज्य में है। भारत में सड़कों का सबसे अधिक घनत्व केरल राज्य में है। भारत में सड़कों का सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में है। राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने हेतु 2016 में सेतु भारतम योजना की शुरुआत किया गया था। यहाँ से यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सेतु भारतम योजना की शुरुआत कब की गई है, तो 2016 में किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में किया गया। यह भी बहुत पूछा गया प्रश्न है। भारतमाला परियोजना की शुरुआत 2017-18 में से चलाई गई थी। सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लंबा है तो आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो उसे घबराना नहीं है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए कुछ क्रांति दिया गया और उससे संबंधित नाम दिया गया। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति या फिर ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादक। कृष्ण क्रांति का संबंध बायोडीजल उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर उत्पादन एवं मांस उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली या फिर प्याज उत्पादन से है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति फल उत्पादक। गोल्ड क्रांति आलू से है। स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। खाकी क्रांति चमड़ा और काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफी का निर्यात कर दिया जाता है। भारत में उत्पादित की गई कितने % कॉफी को बाहर विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। तो 70% कॉफी को निर्यात कर दिया जाता है। कहवा कॉफी उत्पादन के अनुकूल भौगोलिक दशाएं 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान चाहिए। यानी कॉफी के उत्पादन में जो टेम्परेचर है वो 15 से 18 के बीच में चाहिए और वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होना चाहिए। पर्वतीय और दोमट अथवा लावा निर्मित मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। भारत में 2 किस्म के कहवा की खेती किया जाता है। पहला अरेबिका कॉफी का और दूसरा है रोबस्टा कॉफी। ये दोनों कॉफी की किस्म है जिसकी
खेती भारत में की जाती है। अरेबिका कॉफी देश के कुल कॉफी फसल क्षेत्र का 60% भाग, जबकि शेष 40% भाग पर रोबोस्टा का खेती किया जाता है। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है 68%, उसके बाद केरला में 21%, फिर तमिलनाडु में सर्वाधिक कहवा उत्पादन करने वाला ये 3 राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा कहवा निर्यातक बंदरगाह सेंट्रोस जो ब्राजील में है। यह कहवा निर्यात के लिए फेमस है। सेंट्रोस ब्राजील में स्थित है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसके सहायता से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन की सहायता से किया गया है। 4 का 3 नंबर हो जाएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाना इंग्लैंड ब्रिटेन की मदद से स्थापित किया गया है। आइए हम कुछ देख लेते हैं कि आजादी के बाद कौन कौन से भारी उद्योग की स्थापना किया गया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 61 रहा, इसमें सभी भारी उद्योगों की स्थापना किया गया था, जैसे कि भिलाई इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना 1955 में किया गया, और यह मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला में, अब यह छत्तीसगढ़ राज्य में आ चुका है। पहले यह मध्य प्रदेश में था, जब बंटवारा हो गया तो अब यह छत्तीसगढ़ राज्य में है। और यह पूर्व सोवियत संघ की सहायता से इसकी स्थापना किया गया था। राउरकेला यह उड़ीसा में है, जिसकी स्थापना 1959 में किया गया, और यह जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड जिसकी स्थापना जो दुर्गापुर में है, और इसकी स्थापना 1956 में किया गया, और यह ब्रिटेन की मदद से इसकी स्थापना किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट यह बोकारो झारखंड में है, जो 1964 में इसे बनाया गया, और यह रूस के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था। इस उद्योग की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के तहत किया गया था। यानी ये जो बोकारो स्टील प्लांट है, इसकी स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और इसमें कुछ और है, सलेम, विशाखापट्टनम, विजयनगर इस्पात संयंत्र। 9 स्वतंत्र भारत की पहली नीति 1948 में औद्योगिक नीति आया था। भारत की पहली औद्योगिक नीति आजादी के बाद 1948 में लाया गया था। नई औद्योगिक नीति की शुरुआत 1991 से किया गया था। चलिए अगला है 5 नंबर। इस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था। जीएसटी का पहली बार जिक्र कब किया गया है? 2006-07 के बजट में पहली बार जीएसटी शब्द का जिक्र किया गया था। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, और इन्हीं के नेतृत्व में जीएसटी शब्द का जिक्र किया गया था। और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जीएसटी के विषय पर विचार विमर्श प्रारंभ किया, और 28 फरवरी 2006 को वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए अपने बजट भाषण में यह प्रस्तावित किया था कि जीएसटी को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया जाएगा, लेकिन यह लागू नहीं हुआ। जीएसटी जो है केलकर समिति ने जीएसटी सिफारिश किया था, और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे देश में लागू कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार इस अधिनियम के लागू होने के 1 साल बाद वे सभी कानून निरस्त हो जाएंगे जो जीएसटी से असंगत है। यानी जीएसटी का जिक्र सर्वप्रथम 2006-07 में किया गया, और 1 अप्रैल 2010 से लागू करने का घोषणा किया गया, लेकिन लागू नहीं हुआ। यह 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? राष्ट्रीयकरण करने से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। 6 का 1 नंबर हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में स्थापित पहली बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसकी स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था, और यह सबसे ज्यादा लंबे समय तक कार्य नहीं किया, और इसी कारण इसे बंद हो गया था। लेकिन सबसे पहला स्थापित बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। इसके उपरांत फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक के बाद एक 3 बैंकों की स्थापना किया। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना किया, उसके बाद 1809 में बैंक ऑफ बंगाल कर दिया, और 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किया गया, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किया गया था। 1921 में इन तीनों बैंकों का विलय कर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को भारत सरकार के अधीन कर दिया गया, और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कर दिया गया। हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? जिस समय यह प्रश्न आया था, तो इसके हिसाब से अगर यह प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 12वीं पंचवर्षीय योजना। अभी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना ही चल पाया, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 12 से 17 तक था, लेकिन इसे 2015 में बंद कर दिया गया, और योजना आयोग की जगह नीति आयोग को ला दिया गया था। यानी सबसे अंत योजना थी 12वीं योजना। रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष
निवेश की सीमा 100% हो चुका है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है। किसके द्वारा, किस वक्र के द्वारा किसी भी देश के व्यक्ति की आय विषमता ज्ञात किया जा सकता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा किसी भी देश के व्यक्तियों की आय विषमताओं को ज्ञात किया जा सकता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है? बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश राज्य के मालवा क्षेत्र के देवास शहर में स्थित है। देवास में बैंक नोट प्रेस की स्थापना 1974 में की गई थी और इसकी संकल्पना 1969 में की गई थी और इसकी स्थापना 1974 में किया गया। यहाँ पर वर्तमान में 20, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। देवास मध्य प्रदेश का प्रथम साइंस सिटी है। भारत में नोट की छपाई और आपूर्ति करने वाला 4 प्रिंटिंग प्रेस है। मध्य प्रदेश में देवास, महाराष्ट्र में नासिक, कर्नाटक में मैसूर और पश्चिम बंगाल में सालबोनी। ये चारों जगह नोटों की छपाई और आपूर्ति किया जाता है। मुद्रा नोट प्रेस और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थित है, महाराष्ट्र में है यह। और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है और सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में स्थित है। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए फेमस है, जो अखबारी कागज की मिल है और नेपा मिल लिमिटेड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 11 नंबर, जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में से जनसंख्या के दृष्टि से 4 बड़े राज्यों में से कौन नहीं है? तो तमिलनाडु हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य हो जाएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश है। इसका एक शॉर्ट तरीका है उमा बिहारी के प्यार में। उमा बिहारी के प्यार में, ये इसका शॉर्ट तरीका है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बस बिहारी हो जाएगा बिहारी, और प्यार से पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य हैं जो आपके जनसंख्या के आधार पर नंबर वाइज है 1, 2, 3, 4 पे। उमा बिहारी के प्यार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। अगर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद फिर मिजोरम, फिर अरुणाचल प्रदेश और चौथे नंबर पे गोवा आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के दृष्टि से तमिलनाडु 7वें स्थान पे आता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 12वां नंबर, निम्नलिखित में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यानी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? तो बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। शिवहर बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर बिहार में अगर बात करें तो बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो शिवहर का हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिया गया कि सबसे अधिक बिहार का 1106, उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। ये 5 राज्य है। भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम क्या था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका विकास किया गया उसका नाम था परम 8000। ऑप्शन नंबर 1 सही है। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 सी डेक द्वारा 1991 में बनाया गया था। परम का संस्कृत अर्थ होता है सर्वोच्च और परम कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। भारत में 4G सेवा की शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में 4G सेवा को 2012 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन इसे अगर बात करें कि सबसे ज्यादा विस्तार अगर देखा जाए तो 2016 के बाद इसका सबसे अधिक विस्तार देखा गया। 4G सेवा की शुरुआत 2012 में किया गया था और 3G सेवा की शुरुआत 2008 में हो गया था। अगर बात करें 5G इंटरनेट सेवा तो इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड और BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड और MTNL इत्यादि करता है। ट्राई की स्थापना कब किया गया? तो ट्राई की स्थापना 1997 में किया गया था। भारत में मोबाइल सेवा की शुरुआत पहली बार 31 जुलाई 1995 को किया गया था। मोबाइल सेवा की शुरुआत 31 जुलाई 1995 को किया गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न, यूके यानी ब्रिटेन का शेयर सूचकांक क्या है? तो ब्रिटेन का शेयर सूचकांक FTSE 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए कुछ और देशों का
शेयर सूचकांक देख लेते हैं। डो जोन्स न्यूयॉर्क का है, FTSE 100 ब्रिटेन का लंदन का हो जाएगा, हैंसेंग हांगकांग का हो जाएगा, मिबटेल इटली का है, नैस्डैक USA हो जाएगा, निक्की टोक्यो जापान, बोवेस्पा ब्राजील का है, मिड डेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी का हो जाएगा, सीमेक्स स्ट्रेट्स और टाइम्स ये सब तीनों सिंगापुर की शेयर बाजार है। सेट थाईलैंड का हो जाएगा, टाइएक्स ताइवान का, संघाई कॉम शेनजेन ये सभी चीन का है, टोरंटो कनाडा का हो जाएगा, और सियोल कंपोजिट दक्षिण कोरिया का है, और ओस्लो नॉर्वे के शेयर सूचकांक है। अगला प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख था। 16 का 1 नंबर सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार हुआ था, और यह भारत की केंद्रीय बैंक संस्था है। और RBI का 1949 में राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पहले गवर्नर सर ओसवान स्मिथ थे। अगर यही पूछे कि भारतीय गवर्नर कौन है तो CD देशमुख, जो प्रश्न में पूछा गया कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है तो CD देशमुख हो जाएगा। पहले भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 से इसका मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा हो जाएगा, जो 26वें नंबर के हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? तो वह IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था, और इसने रुपए का डिजाइन ये जो चिन्ह है इसे दिया गया था, और यह 2010 में इसे अपना भी लिया गया था। कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश कौन है? कार्बन टैक्स को घोषणा करने वाला पहला देश हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन नंबर 3 सही है, फिनलैंड। फिनलैंड ने 1990 में कार्बन कर को लागू किया था, और फिर जाकर के 1991 ईस्वी में स्वीडन और ब्रिटेन ने भी कार्बन कर को लागू कर दिया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कीवी चिड़िया पक्षी जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो न उड़ सकने वाले पक्षी का सबसे छोटा पक्षी है। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, जो केवल न्यूजीलैंड में ही नहीं, यह केवल न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ के अलावा और कहीं की जलवायु इसके अनुकूल नहीं है। यह कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग हो जाएगा, सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी पेरिग्रीन फाल्कन है, और विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूज नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कुछ पड़ोसी देश के राष्ट्रीय पक्षी का नाम दिया गया, आइए देख लेते हैं। चीन का राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट वाली क्रेन, अफगानिस्तान का गोल्डन ईगल, पाकिस्तान का चकोर तीतर, म्यांमार का सलेटी मयूर तीतर, नेपाल का हिमालयन मोनल, बांग्लादेश का मैगपाई रॉबिन, श्रीलंका का जंगली फाउल, और भूटान का हो जाएगा रेवेन या फिर कार्वर्स कोरेक्स। चलिए अगला प्रश्न कि ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजील की मुद्रा पूछ रहा है, तो ब्राजील की मुद्रा हो जाएगा रियल। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुछ विभिन्न देशों के मुद्रा और राजधानी को देख लेते हैं। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया हो जाएगा, और इसकी मुद्रा रियल। चिली का राजधानी सांतियागो, मुद्रा पेशो। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो हो जाएगा, जिसकी मुद्रा USA डॉलर। सुरिनाम की राजधानी पारामारिबो और मुद्रा डॉलर है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स जिसकी मुद्रा है पेसो। पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा, और जिसकी मुद्रा हो जाएगा न्यू सोल। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, और मुद्रा हो पेसो है। पेसो कोलंबिया के भी मुद्रा है, और अर्जेंटीना के भी मुद्रा है, और साथ ही यह चिली का भी मुद्रा है। गुआना की राजधानी जॉर्ज टाउन है, और जिसकी मुद्रा हो जाएगा डॉलर। चलिए अगला प्रश्न 21 नंबर। कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कुछ अन्य भौगोलिक उपनाम देख लेते हैं। पूर्व का वेनिस उदयपुर को कहा जाता है। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पहाड़ों के मलिका नेत्रहाट, भारत का डेट्रायट पीथमपुरा। त्योहारों का नगर मदुरई, अरब सागर की रानी कोचीन। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय,
उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर पहाड़ों की नगरी, डूंगरपुर और सूर्य की नगरी जोधपुर स्थित है। किसी अच्छे समय का राजा कहा जाता है, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। कुछ और व्यक्तियों को उपनाम देख लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष या फिर सरदार कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, आंध्र केसरी टी प्रकाशम को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को कहा जाता है। देश रत्न या फिर अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तोता ए हिंद अमीर खुसरो, विश्व कवि या फिर कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि यह मुंबई के प्रथम प्रश्नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर्षा। ऑप्शन नंबर बी सही है, हर्षा। इंडियन एयरलाइंस के प्रथम महिला पायलट कौन थे? इंडियन एयरलाइन की प्रथम महिला पायलट हो जाएगा दुर्बा बनर्जी। 24 का 1 नंबर सही है, दुर्बा बनर्जी। नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है। और आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट है। अवनी चतुर्वेदी अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला थे। किनको महामना कहा जाता है? महामना किसे कहा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष 2 बार निर्वाचित हुए थे। प्रथम बार 1909 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में और दूसरी बार 1918 के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में। मदन मोहन मालवीय ने 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया था। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था और इन्हीं के द्वारा ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU में बदल दिया गया। उल्लेखनीय है कि एनी बेसेंट ने 1998 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा 1998 में किया गया था, जिसे बाद में BHU कर दिया गया। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? उस प्रथम अभिनेत्री का नाम क्या है जिसे पहली बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो उसका नाम हो जाएगा देविका रानी। 26 का 1 नंबर सही है। और इन्हें यह पुरस्कार 1969 में दिया गया था। 1969 में दिया गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार की भी शुरुआत 1969 में ही किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के लिए प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक हो जाएगा नामवर सिंह। 27 का 1 नंबर सही है, नामवर सिंह। पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है और यह बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया गया है। पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा अवधी भाषा में किया गया था। इसकी रचना में जायसी जी ने चित्तौड़ के महारानी पद्मावती का उल्लेख किया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना किया था। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। जो कबीर है वह सिकंदर लोदी के समकालीन थे और इनकी पुस्तक बीजक है और बीजक में साखी शब्द और रामायणी शामिल है। बीजक का संकलन कबीर के शिष्य धर्मदास ने किया था। चलिए अगला प्रश्न, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? तो गेम ऑफ थ्रोन्स का लेखक हो जाएगा जॉर्ज मार्टिन। 29 का 1 नंबर सही है, जॉर्ज मार्टिन। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा हो जाएगा, रामचंद्र गुहा। 30 का 3 नंबर सही है। और बिहार SSC के एग्जाम में स्टैटिक जीके यानी फिर पुस्तक और लेखक, देश, राजधानी, मुद्रा, इन सभी से 2-3 प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है। आपको हर सेट में देखने को मिल जाएगा। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक रामचंद्र गुहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है? तो वीर सावरकर के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल बन चुका है। 31 का 1 नंबर सही है। विनायक दामोदर सावरकर, जिसे वीर सावरकर कहा जाता है, एवं गणेश सावरकर ने गुप्त संस्था मित्र मेला का गठन किया था और इसी का नाम बदल करके 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया। BD सावरकर के द्वारा 1908 ईस्वी में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखा गया।
नासिक संयंत्र कांड के अंतर्गत वीर सावरकर को 7 अप्रैल 1911 ईस्वी को काला पानी की सजा में सेलूलर जेल भेज दिया गया और 1911 से 21 तक पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलूलर जेल में यह रहे। अगला प्रश्न है कि इसने ईमेल के लिए चिन्ह चुना था। हम लोग जीमेल में इस चिन्ह का उपयोग किया जाता और यह रे टॉमलिंसन के द्वारा इसका उपयोग किया गया है या फिर चुना गया था। 32 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 30 अगस्त 1982 को अमेरिकी सरकार ने भारतीय अमेरिकी शिवा अयदुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल के खोज करने वाले के रूप में मान्यता दिया था। अगला प्रश्न कि किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्विस अभिगमन करने की इजाजत दिया है? तो आईसीआईसी बैंक ने यह परमिशन दिया है। 33 का 4 नंबर सही है। हाल ही में आईसीआईसी बैंक ने मनी टू इंडिया ऐप का शुभारंभ किया है जिसका उद्देश्य ग्राहकों को अनुभव को बढ़ाना है। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कर दिया गया था। 2025 में एसबीआई ने अपने कर्मचारियों के लिए नेक्स्ट एलईएफ यानी सुपर एसबीआई ग्रेट टू ग्रेटर पहल की शुरुआत किया और इस पहल का उद्देश्य एसबीआई के कर्मचारियों के कौशल विकास को सुनिश्चित करना है। शाखा एवं एटीएम की संख्या के दृष्टिकोण से एचडीएफसी भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न है 34 नंबर कि कौन सा लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है? यह भी प्रश्न पूछा गया है। किस लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया अब जो है अररिया जिला में हुआ था। आइए कुछ व्यक्ति के नाम दिया गया जिनका जन्म बिहार में है या फिर उसे संबंधित व्यक्ति का स्थान दिया गया। तो याज्ञवल्क्य का जन्म मिथिला में हुआ था। महावीर का 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ और 568 में इनका मृत्यु हुआ पूर्णग्राम वैशाली में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व और मृत्यु 483 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था जन्म। पाणिनि का जन्म मनेर पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का जन्म प्राचीन कुसुमपुर या फिर वर्तमान पटना में हुआ था। वानभट्ट का जन्म पटना में हुआ है। विद्यापति का जन्म दरभंगा जो मधुबनी है। पीर अली का जन्म पटना से है और इसका संबंध 1857 के क्रांति से है जो एक पटना के पुस्तक विक्रेता थे और पटना में 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली के द्वारा किया गया था। वीर कुंवर सिंह का जन्म शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में हुआ था और इनका भी संबंध 1857 की क्रांति से है। मौलाना मजरुल हक का जन्म पटना में हुआ था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म आरा में हुआ है। नागार्जुन का तरौनी ग्राम दरभंगा में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म शाहाबाद वर्तमान भोजपुर में हुआ है और राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध था? किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध है? तो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 4 नंबर सही है। इन्हें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 15 अगस्त 1947 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहनाई प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कुछ और व्यक्तियों के नाम दिया गया जो शहनाई वादक है। दयाशंकर, जगन्नाथ, अली अहमद और हुसैन खां ये सभी शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां को बहुत सारे पुरस्कार दिया गया जैसे कि तानसेन अवार्ड एमपी सरकार के द्वारा दिया गया। संगीत नाटक अवार्ड 56 में दिया गया। पद्म श्री 61 में दिया गया। पद्म विभूषण 1980 में दिया गया। तलार मौसिक अवार्ड 1992 में ईरान सरकार के द्वारा दिया गया और भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न 2001 में दिया गया। भारत सरकार ने इनकी स्मृति में 21 अगस्त 2008 को 5 रुपए का टिकट जारी किया था। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। कौन सा गायन शैली है जो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 है ठुमरी। ठुमरी जो है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में शुरू हुआ था। ठुमरी भारतीय उप शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है और इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में माना जाता है। पंडित छन्नू लाल मिश्रा बनारस के मशहूर ठुमरी गायक है। पंडित छन्नू लाल ठुमरी के अलावा भजन, दादरा, कजरी और चैती गायकों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। 2020 में भारत सरकार ने पद्म विभूषण से पंडित छन्नू लाल को सम्मानित भी किया है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल
और चितरंजन दास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मोतीलाल और चितरंजन दास के द्वारा, CR दास के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। कौन सा लेखक या लेखिका ने अंग्रेज के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती थे? तो झुम्पा लाहिरी जो है यह इटालियन में लिखती थी, अंग्रेजी के बजाय यह इटालियन में अपने लेख को लिखती थी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। और झुम्पा लाहिरी के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास द नेम सेक, झुम्पा लाहिरी, द लोलैंड, डो मी ट्रोबो और वेयर अबाउट्स, ये सभी झुम्पा लाहिरी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए कुछ पुस्तक और उसके लेखक का नाम दिया गया, ये एक बार स्पीड में देख लेते हैं। अ सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, अ सुटेबल गर्ल, टू लाइव इन इक्वल म्यूजिक, ये सभी विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। और इसमें सबसे ज्यादा पूछता है अ सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ, गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, खुला ब्लू इन द गोवा अकवर्ड, किरण देसाई के द्वारा लिखा गया है। द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है यही है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, अरुंधति रॉय। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट अनहैप्पी, अरुंधति रॉय। द जिग जैग वे, क्लियर लाइट ऑफ डे, अनिता देसाई। माई कंट्री माई लाइफ, या राष्ट्र सर्वोपरि, यह पुस्तक लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंट इंडिया, अमर्त्य सेन के द्वारा। संसद के 3 दशक, राजनीतिक की रपटीली राहें, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इग्नाइटेड माइंड्स 2020 और द विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया। इंडिया शास्त्र, रिफ्लेक्शन ऑन और द नेशन इन आवर टाइम, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। कामायनी, आंसू और अजात शत्रु, ये सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। कामायनी, आंसू और अजात शत्रु। फ्रॉम द हिल्स, राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला पुस्तक है किनकी आत्मकथा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज सिंह की आत्मकथा है। 2011 में वह ICIC विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में उभरे थे। प्ले इट माई वे, प्ले इट माई वे यह सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, अगला टॉपिक है कि द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, यह राहुल द्रविड़ की जीवनी पर लिखा गया है और इसके लेखक है देवेंद्र प्रभु देसाई। द लास्ट हीरो यह विनोद काम्बरी पर लिखा गया है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और खिलाड़ी के नाम दिया गया, आपको कुछ इंपॉर्टेंट हम बताते हैं कि एस अगेंस्ट ओड्स यह सानिया मिर्जा पर लिखा गया है। अ सेंचुरी इज नाइट इनफ, ए सेंचुरी इज नाइट इनफ, सौरभ गांगुली। क्रिकेट माई स्टाइल, कपिल देव। सनी डेज या फिर वनडे वंस यह सुनील गावस्कर के जीवन पर लिखा गया है। गोल्डन गर्ल यह PT उषा के जीवन पर लिखा गया है। तो इसमें से ये 5-6 कुछ महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और 1999 में फिर इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडन देश में किया गया था और बाद में जाकर 6ठा विषय इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। पहले 5 विषय था, उसके बाद फिर 1969 में इसे 6ठा विषय अर्थशास्त्र को शामिल किया गया था। अभी तक कुल 64 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। पहली बार नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी थी और एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को एक क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए दिया गया था। अंतिम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी जो 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल का एक लोक नृत्य है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है राज्य के नीति निर्देशित करने वाले तत्व का उल्लेख करता है? तो DSP का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया और इसका उल्लेख संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। कुछ और भाग दिया गया, देख लेते हैं। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया जिसका संबंध अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में DSP यानी नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 के कवि मूल कर्तव्य। सॉरी, एक बार अनुच्छेद को भी देख लेते हैं। नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है। मौलिक
अधिकार 12 से 35, डीएसपी 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 के कम में किया गया है। भाग 5 में संघ का उल्लेख है, इसका उल्लेख 52 से 151 तक है। राज्य में भाग 6 में राज्य है 152 से 237, भाग 7 में इसको निरस्त कर दिया गया है 238 है। भाग 8 में संघ राज क्षेत्र है 239 से 242, भाग 9 में पंचायत 243 से लेकर 243 के 9 तक, भाग 9 के क में नगर पालिका 243 के त से लेकर यच तक, भाग 9 के ख में सरकारी समितियां हैं 243 के यज से लेकर यन तक, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख किया गया है 244 से 244 के क तक, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध का उल्लेख किया गया है 245 से लेकर 263 इस 263 अनुच्छेद तक। भाग 12 में वित्त संपत्ति संविदा और वाद विवाद का उल्लेख किया गया है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख किया गया है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 301 से 307 तक किया गया है। भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 14 क में अधिकरण, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 324 से 329 तक किया गया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है 330 से 342 तक। भाग 17 में राजभाषा 343 से 351, भाग 18 में आपात उपबंध 352 से लेकर 360, 3 प्रकार के आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन 361 से 367 तक, संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद और 368 में किया गया और भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरस्सरण, इन सभी का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो भाषाओं का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल रूप से इसमें मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, लेकिन अभी वर्तमान में इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नमक इसका शॉर्ट फार्मूला है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 71वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 52वां संशोधन के द्वारा 2003 में मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, उस समय हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया, दूसरे अनुसूची में वेतन, तीसरे में शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया, चौथे अनुसूची में राज्यों में राज्यसभा और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व किया गया, यानी राज्यसभा के सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के विषय है। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातियों का संबंध के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत के आधिकारिक भाषा यानी 22 भाषाओं का जिक्र है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची का जिक्र दल बदल कानून से किया गया है। इसमें 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में इसे जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया और यह पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें कार्य करने के लिए 29 विषयों का जिक्र किया गया है। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, जिसका संबंध नगर पालिका से है और इसमें कार्य करने के लिए 18 विषयों का जिक्र किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो यह 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे। 44 का 3 नंबर सही है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? जो राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति है वह किस देश से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है।
45 का 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे संविधान में कौन सा स्रोत लिया गया है। तो प्रस्तावना अमेरिका से है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की आजादी और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, इन सभी बातों का जिक्र संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। ब्रिटेन से किन किन बातों का लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख और द्विसदनात्मक, ये सभी ब्रिटेन से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यह भी आयरलैंड से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या महत्वपूर्ण है? तो प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इन सभी बातों को, डिफरेंस को याद रखिए कि प्रस्तावना लिया गया अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। संवर्धित सूची का विषय, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त बैठक, सब बातों का जिक्र अमेरिका से ही लिया गया है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां, जापान से लिया गया है। कनाडा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है अवशेष शक्तियों का केंद्र, यह कनाडा से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति का विषय और कनाडा से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान से लिया गया है। यहाँ भी एक बात को ध्यान रखिएगा कि विधि का शासन यह ब्रिटेन से लिया गया है, कि विधि का शासन ब्रिटेन से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह जापान से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यह तीनों बातों का जिक्र फ्रांस से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा के 2 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न 47 नंबर, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। कौन सा देश है जो भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा लगता है? तो म्यांमार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, यानी टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 15,200 किलोमीटर है। तो किस देश के साथ कितना किलोमीटर लगता है ये देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ 496.7 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों के साथ लगता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट आपका यही है कि किस देश के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है, यही सबसे मायने रखता है। पाकिस्तान के साथ है 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ 1643, भूटान 699 और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरता है? कर्क रेखा यह बिहार से नहीं गुजरता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। अगर बात करें कि भारत के मानक समय रेखा, तो भारत का राष्ट्रीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। और कर्क रेखा और राष्ट्रीय मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दूसरे को काटता है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। 50 का 2 नंबर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाती है और इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमानडुंग ग्लेशियर से होता है, जिसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना कहा जाता है और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न कि वीकर मूलतः होते हैं क्या? तो वीकर जो है यह मूलतः क्या होता है? तो यह एक प्रकार का
प्रोटीन होता है। 51 का 3 नंबर है प्रोटीन। 52 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए क्या चाहिए। तो मायोपिया के रोगी को उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग करने की सलाह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें दूर की स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पहले बनता था। दूर की वस्तु अस्पष्ट जबकि निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देता है। सिंपल सी कहें तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देगा लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। वहीं दूर दृष्टि में दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है और उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापा जाता है। तो सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। 53 का 2 नंबर हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है और पोटेंशियोमीटर से अज्ञात वोल्टेज को ज्ञात वोल्टेज के साथ तुलना करके मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, पोटेंशियोमीटर का। चलिए अगला प्रश्न में कहा गया कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग का होता है। अगर पूछे कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होगा तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है और बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम 400 नैनोमीटर होगा और सबसे अधिक 750 लाल रंग का होगा। कार्य का मात्रक क्या होता है तो कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। बल बराबर यानी कार्य बराबर एफ कॉस थीटा, यानी एफ कॉस थीटा इसका फॉर्मूला है। कार्य एवं ऊर्जा का अगर विमीय सूत्र की बात करें तो कार्य और ऊर्जा का विमीय सूत्र ml²t-2 होता है। न्यूटन जो है यह बल का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है और डाइन बल का सीजीएस मात्रक है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का इकाई है। 56 का 1 नंबर हो जाएगा दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁵ मीटर के बराबर होता है। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.09 इंटू 10⁻16 किलोमीटर के बराबर होता है। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। समय का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से ध्वनि जो है एक विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। 57 का 3 नंबर सही हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में कितना होगा। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में 6.63 इंटू 10⁻34 हो जाएगा। 58 का 4 नंबर सही है। हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो हल्दी जो है यह पौधे के तना वाले भाग से प्राप्त होता है। 59 का 1 नंबर सही है। कुछ और फल का नाम दिया गया और उसके खाने योग्य भाग दिया गया है। गेहूं, भ्रूण पोष और भ्रूण, अमरूद, टमाटर, अंगूर, फल भित्ति या फिर बीजांसन, पपीता, आम, मध्य फल भित्ति। आप फल को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका खाने योग्य भाग कौन सा है। हम लोग पपीता और आम के मध्य फल खाते हैं, यानी ऊपर का छिलका निकाल देते हैं और अंदर के बीज भी हटाते हैं और बीज का जो भाग है उसे ही खाते हैं। बस वही है खाने योग्य भाग कौन सा, इसे रटने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए। सलकंद का प्याज, लहसुन, नारंगी का जूसी हेयर, अनानास का परिदल पुंज और कटहल का परिदल पुंज और बीज, नारियल का भ्रूण पोष, काजू का पुष्पवृंत बीज पत्र, केला का मध्य एवं अंतःभित्ति, लीची का एरिल, नाशपाती सेव का पुष्पासन, चना और मूंगफली का बीज एवं भ्रूण। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है। श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। 60 का 3 नंबर हो जाएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं 5 प्रकार की होती है। इसके प्रकार को जान लेते हैं। पहला है ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट और न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, यही 5 प्रकार के है श्वेत रक्त कणिकाएं। लसिका किसमें पाया जाता है। तो लसिका जो होता है वह संवहन उत्तक में पाया जाता है। 61 का 1 नंबर है संवहन उत्तक। पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होता है। जो पीलिया रोग है वह बिलरुबिन के बढ़ने की वजह से होता है। 62 का 1 नंबर है बिलरुबिन। कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत। 63 का 2 नंबर सही है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत के द्वारा विटामिन ए का संश्लेषण भी किया जाता है और इसके अलावा यकृत ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। अगला प्रश्न है कि यह सैंग्विवोरस होता है। कौन जीव जो है सैंग्विवोरस होगा। तो मच्छर सैंग्विवोरस होता है। अगला प्रश्न है कि कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को
मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 65 का 2 नंबर सही है। किस विटामिन का नाम टेकेफेरोल है? तो विटामिन ई को टेकेफेरोल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और कुछ विटामिन का नाम देख लेते हैं हम लोग। विटामिन विटामिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील होगा। जल में घुलनशील बीसी होगा और वसा में ए डी ई के यह सभी वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई को टेकेफेरॉल, विटामिन के को फिलोक्विनोन कहा जाता है। यह अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जंतु है या पक्षी है जो अपने सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है? तो मधुमक्खी अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। 67 का 3 नंबर सही है, क्योंकि यह हमेशा अपने कॉलोनी या फिर संगठन में रहता है। नायलॉन में इसके एक लकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। नायलॉन में एमाइड प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। 68 का 2 नंबर है, एमाइड प्रकार का बॉन्ड पाया जाता है। किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन पाया जाता है? तो शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य से दूरी के क्रम में 6ठे स्थान पे है। अगर हम बात करें क्रम वाइज सूर्य से, तो सबसे पहले बुध आ जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद यहाँ कुछ कुछ क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सभी ग्रह पाए जाते हैं अपने क्रम वाइज। अगर बड़ा में करें तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। सूर्य के सबसे नजदीक हो जाएगा बुध। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है? तो पृथ्वी का 70% हिस्सा सागरों से ढका हुआ है। 70% भाग सागर से ढका हुआ है और 29.2% भाग पर जल है, सॉरी स्थल है। 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर स्थल है। अगर बात करें कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग जल से ढका हुआ, यानी दक्षिणी भाग में जल सबसे अधिक पाया जाता है। दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान एरिका हो जाएगा। एरिका सबसे शुष्क स्थान है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इन चारों ऑप्शन में से कौन एक गर्म धारा है? तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जल धारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बाकी ओयासियो, केनारी, हम्बोल्ट, ये सभी ठंडी जलधारा है। चलिए सभी महासागरों के ठंडी और गर्म जलधारा को देख लेते हैं। प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है क्यूरोसिबो, उत्तरी प्रवाह, अलास्का, सुसीमा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये सभी गर्म जलधारा है। ठंडी जलधारा की अगर बात करें तो क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हम्बोल्ट, पेरुवियन, ये सभी ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे की धारा इरमिंजर, ब्राजील, रेनले, एंटलीज, ये सभी गर्म जलधारा है। और ठंडी की अगर बात करें तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड, कनारी, वेनेजुएला और फॉकलैंड, ये सभी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की अगर बात करें तो मोजाम्बिक और अगलुहास, ये दोनों गर्म जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई और सोमाली, ये दोनों ठंडी जलधारा है। कितने देश भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है? तो 44 देश। 44 देश जो है भूमि के चारों ओर से घिरा हुआ है, भूमि से चारों ओर से घिरा हुआ है। और ऐसे देशों को स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है, जो चारों ओर से भूमि से घिरे होते हैं, जिसे स्थल अवरुद्ध देश कहा जाता है। सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान जो है सबसे बड़ा है, यहाँ पर जो एशिया में पड़ता है। यहाँ से एक चीज और पूछता है कि दोहरे भूमि से घिरे हुए देश कौन सा है? तो लिकेस्तीन और उज्बेकिस्तान जो है दोहरे भूमि से घिरा हुआ देश है और सबसे बड़ा हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो क्यूरी ताप का संबंध चुंबकीयता से हो जाएगा। चुंबकीयता 75 का 2 नंबर सही है। यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चल रहा है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। बिहार के इस तरफ के राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर सबसे अधिक जनसंख्या है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बिहार का दशकीय वृद्धि 25.42% है। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। और बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज और सबसे कम वाला हो जाएगा मुंगेर। सबसे अधिक जनसंख्या पटना में और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा हो जाएगा।
सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। अभी तक 2011 के जनगणना के डाटा ही चल रहा है, उसे संबंधित ही प्रश्न पूछा जाता है। चलिए कुछ और प्रश्न है। चिल्का झील किस राज्य में है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कुछ और झील और उसके स्थान को देख लेते हैं। नैनीताल, भीमताल, खुरबताल, नवकुचिया ताल और रूपकुंड, ये सभी उत्तराखंड में है। जो भी ताल लगा हुआ है, सिर्फ एक आध दो को अपवाद छोड़कर एक आध दो झील ऐसे हैं जिसके पीछे ताल है, वो हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन बाकी सभी ताल उत्तराखंड में स्थित है। नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकड़िया, हमीरस, ये सभी गुजरात में है। सूरजकुंड हरियाणा में, कांजली हरिके रोपड़ पंजाब में है। पिछौलिया, सांभर, पंचपदा, राजसमंदर, जयसमंदर, डिडवाना, पुष्कर, फतेह सागर, उदय सागर, ये सभी राजस्थान में है। डल झील, वुलर झील, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग, शेषनाग, जो भी नाग आएगा सब जम्मू कश्मीर में है। पेगोंग सा, सोमुरीरी लद्दाख में है। उमियम झील मेघालय में है। उमियम झील मेघालय में। लोकटक झील मणिपुर में है। एकमात्र तैरता हुआ झील है पाला, जम्मू मिजोरम में है। गुरु डोंगमर चोलामू सिक्किम में हो जाएगा। बेवनाद अष्टमुडी, ये सभी केरल राज्य में स्थित है। बेलांदूर पंपा सरोवर कर्नाटक में है। बेरीजाम कोडाई कनाल तमिलनाडु राज्य में है। दीपोर बिल, सोनबिल, हाफलोंग असम राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन सा है? तो लोनार, पवई, गोरेवाड़ा, सलीम अली सरोवर महाराष्ट्र राज्य में है। हुसैन सागर, उस्मान सागर, हिमायत सागर तेलंगाना राज्य में स्थित है। और केलूरू आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। सुमात्रा द्वीप किसमें अवस्थित है? तो सुमात्रा द्वीप जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में है, जो इंडोनेशिया का भाग है। इंडोनेशिया का भाग है। हिंद महासागर में कुछ और द्वीप है जिसको देख लेते हैं, और ये कई बार प्रश्न पूछ लिया गया है। डिएगो गार्सिया, ये बहुत बार पूछा गया कि डिएगो गार्सिया द्वीप किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में है, और इस पे ब्रिटेन का अधिकार है। कोमोरोस हिंद महासागर में है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मेडागास्कर, पेम्बा, जंजीबार, माफिया, मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, रियूनियन, सुकोत्रा जो यमन में है, ये सभी हिंद महासागर में स्थित है। और प्रिंस एडवर्ड जिसपे दक्षिण अफ्रीका का अधिकार है, इस सभी हिंद महासागर में स्थित है। किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है? तो सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस में है। फ्रांस में 12 टाइम जोन पाया जाता है। रूस में 11 टाइम जोन है। अमेरिका में 9, कनाडा में 6, ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक टाइम जोन को 15 डिग्री के देशांतर अर्थात 1 घंटे के अंतराल पर बांटा गया है। भारत में एक ही टाइम जोन है जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है, और यह अंतर्राष्ट्रीय टाइम रेखा से 5.5 घंटा आगे है। बिहार में कितना जिला है? तो बिहार में कुल 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 38 जिला। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक लकड़ी की आयु को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कार्बन C14 कार्बन डेंटिंग का उपयोग लकड़ी के आयु का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा समीकरण चार्ल्स के नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स के नियम को भी समानुपाती T प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है, इसमें 6 गुना 10⁻23 परमाणु नहीं पाया जाता है? तो 6 ग्राम कार्बन में नहीं पाया जाता है। 94 का 1 हो जाएगा। और ये बहुत बार, चाहे वो प्लेटफॉर्म के सेट में कई बार इस प्रश्न को जिक्र किया गया है। हम वीक में 2 सेट प्लेटफॉर्म का अपलोड कर दिया जाता है, जो बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का है। उसमें कई बार इस प्रश्न को देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है 95 नंबर की, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो इप्सम जो लवण है वो मैग्नीशियम का लवण है, यौगिक है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? तो जर्मन सिल्वर में कॉपर पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक, निकल का एक मिश्र धातु है, और इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। टांका सिल्वर और टीन का मिश्र धातु है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट में सुरक्षा फ्यूज के रूप में किया जाता है। संपर्क विधि के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो संपर्क विधि के निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग किया जाता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। D2O है भारी जल का रासायनिक नाम है। 98 का 2 नंबर सही हो जाएगा D2O। और भारी जल का खोज 1932 में
यूरी और वासवन के द्वारा किया गया था। भारी जल 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है और भारी जल का अणुभार 20 होता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो इसका उपयोग न्यूट्रॉन के मंदक रूप में, ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने में, ट्रेसर के रूप में, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम क्लोराइड में यह बंधन है, तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बंधन पाया जाता है 99 का, 1 नंबर हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है? तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्या पाया जाता है। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विअंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं पाई जाती है। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का बिहार एसएससी सीजीएल और इंटर लेवल का क्वेश्चन बैंक सीरीज में दूसरा सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।